वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चंस थे कॉन्जुगेट के हम क्वेश्चंस देख चुके हैं और जस्ट लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। इस वीडियो में हमारे पास एक टॉपिक है जो बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन तो हम देख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस ib, राइट। ये तो था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ओके, फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, second is vectorial representation, and the third one and the most widely used is trigonometric representation. Okay, तो हमारे पास तीन रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहला ज्योमेट्रिक, वेक्टोरियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हम क्या डिस्कस करेंगे? सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ज्योमेट्री जहां पर भी बात आ जाती है वहां पर हम प्लेन्स की बात करते हैं, राइट। हम डायग्राम्स की बात करते हैं। ठीक है, सो ज्योमेट्री जहां पर भी आती है हमारे पास एक प्लेन आ जाता है, राइट। तो प्लेन जिस प्लेन पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन, ARGANT, आर्गेंट प्लेन। या आप बोल सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये सब आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप समझिए, आप नोट्स देख सकते हैं ताकि आप वहां से खुद के नोट्स भी बना सकें और यहां जो लिखा है उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, सो क्या है हमारे पास? जो हमारा प्लेन है उसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इस प्लेन पर हम क्या स्टडी करते हैं? इस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर मुझे इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना है, देखिए, ठीक है, लाइन अगर स्ट्रेट नहीं हो तो आप थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ बोर्ड है, कोई स्केल पेंसिल तो है नहीं। सो दिस एक्सिस विच इज x o x dash, right, then y o y dash, x o x dash, this is real axis। ओके, तो आप समझ गए होंगे y को क्या बोलते हैं? y को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब ऐसा नाम इनका क्यों पड़ा, उसके पीछे एक कारण है। कारण है कि z को हम लिखते हैं x प्लस आई वाई या फिर a प्लस आई बी, जो भी आप लिखें। ठीक है, तो ये x वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल एक्सिस पर, यानी रियल एक्सिस पर आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल x। या फिर आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लेते हैं तो a को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इमेजिनरी एक्सिस पर आप b को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर y को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास, मैं हाल फिलहाल ले रहा हूं a प्लस आई बी लिया। सपोज में क्या लिया मैंने? a प्लस आई बी कंसिडर किया। तो मेरे पास क्या आएगा? सपोज ये कोई पॉइंट है P जो आपका a कॉमा b है। ठीक है, a कॉमा b क्योंकि ये हमारा प्लेन है, तो प्लेन पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट होता है x कोऑर्डिनेट, सेकंड होता है y कोऑर्डिनेट, राइट। तो x कोऑर्डिनेट हमारा a है यानी रियल नंबर, y कोऑर्डिनेट हमारा b है यानी इमेजिनरी नंबर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं a b। सपोज आपको कोई पॉइंट देता है कि सपोज q 2,3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई आपको ऐसा बोले, इसका मतलब है कि q पर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है? 2 प्लस 3i। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 2 प्लस 3i, जहां पर 2 हमारा रियल पार्ट है, 3 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो मैंने पॉइंट लिया a b लिया मैंने। अब मैं इसके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करूंगा, राइट। दिस डिस्टेंस इज a, ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस a, और ये डिस्टेंस b है तो ये डिस्टेंस भी b। ठीक है,
इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आप निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो आपके पास आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद करिए जब हमने मॉड्यूलस पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस क्या होता था? यही होता था, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मॉड सपोज आर। क्या लिखा मैंने? मॉड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मॉड आर क्या है? एक नंबर है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है, और ये वैल्यू डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? वैल्यू। ठीक है, वैल्यू बोल लीजिए, या फिर याद रखिएगा एक और वर्ड आप बोल सकते हैं जो है मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब हम वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तब हमको ये काम आएगा, क्या कि मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड। और ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। मैथ्स में हम सबसे पहला एंगल हमेशा थीटा ही लेते हैं यूजुअली, राइट। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया? एक डायग्राम आ गया जहां पर हमारे पास एक पॉइंट है P, ए बी से डिनोट हो रहा है। ए रियल पार्ट है, बी कॉम्प्लेक्स पार्ट है। मॉड आर जो हमारा मॉड्यूलस वैल्यू, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया है। तो ये क्या था? ये था हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट क्या है। ठीक है, और किसका एम्पलीट्यूड या फिर किसका आर्ग्यूमेंट? जो आपका z है उसका। z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एम्पलीट्यूड क्या है या फिर आर्ग्यूमेंट क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो हमें क्या देखना है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है या आर्ग्यूमेंट क्या होता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट दोनों एक ही बात है। सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट है ए एम पी ऑफ जेड या फिर ए आर जी ऑफ जेड। ठीक है, याद क्या रखना है आपको कि मैंने स्मॉल ए लिखा है, ठीक है, क्योंकि आगे हम इसी को कैपिटल ए में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मॉल ए लिखा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट द एंगल थीटा which the number, or you can say the complex number z that is represented by point P makes with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Anti-clockwise यानी ऐसे, ठीक है, एरो अगर नहीं दिख रहा हो तो ऐसे। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या है? कुछ नहीं है, वो थीटा एंगल है जो ये पॉइंट P एक्स एक्सिस के साथ बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो हमारे पास देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मेरे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यूज में निकाल सकता हूं, राइट। सो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट इज बी, बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे cos theta is adjacent upon hypotenuse and tan theta is opposite upon adjacent, right? So अगर मैं यहां से थीटा निकालना चाहूं, तो वो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स b by a। ठीक है, अब बात आती है, ये जो थीटा है इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये ऐसे घूम के कितनी बार भी घूम सकती है ना, तो राइट। थीटा की 0 से लेके ये यहां पर एंगल 0 रहेगा, 0 डिग्री, राइट। 0 डिग्री से लेके इनफाइनाइट तक बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है थीटा की, राइट। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बात करेंगे और उस पर्टिकुलर इंटरवल को बोला जाता है माइनस पाई से पाई तक में, अगर आप बात करते हैं किस इंटरवल में, ध्यान से सुनिएगा, माइनस पाई से पाई तक में अगर आप बात करते हैं तो उस इंटरवल में जो हम वैल्यूज निकालते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। सॉरी, दिस इज
ये तो स्कूल वाला प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वैल्यूज यूनिक होती है इस इंटरवल में। हो सकता है इस इंटरवल के बाद वो वैल्यू कहीं और एंगल पर भी मिल रही हो, इस इंटरवल के आगे कहीं और एंगल पर भी मिल रही हो, लेकिन इस इंटरवल में एक यूनिक वैल्यू मिलेगी हमें, उस वैल्यू को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, और यूजुअली उसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। ठीक है, ये याद रखिए, थीटा जो है, अगर आपसे कोई थीटा बोलता है तो थीटा कोई सा भी एंगल हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा निकालिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा यानी अल्फा निकालिए, तो आपको क्या करना है? आपको उन्हें इंटरवल, किस इंटरवल में लाके देनी है वैल्यू? इस इंटरवल में। यानी जो आप एंगल निकाल के बताएंगे उन्हें, जो आप आर्ग्यूमेंट निकाल के बताएंगे, वो इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को एक और तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए, ए आर जी ऑफ जेड। ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा था कि आर्ग्यूमेंट को लिखते हैं स्मॉल ए से, और अगर मैंने कैपिटल ए लिख दिया तो वो अपने आप में क्या बन गया? प्रिंसिपल वैल्यू बन गया। एक और रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, वो क्या है? पी आर ए आर जी ऑफ जेड। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। या तो आप डायरेक्ट ए कैपिटल लिख दीजिए, या फिर आप लिखिए पी आर डॉट ए आर जी ऑफ जेड, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सपोज, ठीक है, सपोज मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थीटा मेरे पास गिवन है और मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये जो थीटा है, एक्चुअली आई शुड से, ये जो पॉइंट है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में से किसी में भी हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो उसमें से किसी में भी हो सकता है। तो बात आती है कि हम इसे निकालेंगे कैसे, अगर ये अलग अलग क्वाड्रेंट में हुआ तो, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, जो हमारी थीटा की वैल्यू आएगी वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो आपको क्या करना है? अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो थर्ड में अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, ये 4 वैल्यूज, ये इन्हें यूज करेंगे हम, ये बहुत यूज आएगी आपकी। अगर हम अभी आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि हम इनका यूज करेंगे, तब हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आती है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम जल्दी से स्किप करते हैं क्वेश्चंस पर। ओके, नोट्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मिलेंगे, बट एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। मैंने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूलास लिख दिए हैं ताकि आप यहीं पर देख सकोगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने सपोज लिया Z1 which is 1 plus I times root 3, राइट? इसको आप ऐसा सोचिए, A plus IB है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हुआ तो? A, B लिख सकता हूं ना मैं, A plus IB को A, B लिख सकता हूं, तो मैंने इसको लिख दिया A, B। अब क्योंकि A और B दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कहां होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, यानी हमको ये फॉर्मूला यूज आएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है? अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू होती है tan इनवर्स मॉड ऑफ b by a। ध्यान से देखिए, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स b by a। ठीक है, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव। लेकिन अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स b by a, और उसके ऊपर देखिए मॉड का साइन है, b by a पर मॉड का साइन है, यानी कि देखिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पर b की वैल्यू है √3 बाय a की वैल्यू है 1 और उसका मॉड। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज tan इनवर्स √3 which is equal to pi by। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, देखिए मैंने कैपिटल A लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू अल्फा खुद हो जाता है, अल्फा खुद यानी पाई बाय 3। ये हो गया था ना, बहुत सिंपल। सो इसी तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उन्हें कुछ भी नहीं करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, आर्ग्यूमेंट अपने आप निकल जाएगा।
ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, z2 है मेरे पास -1 प्लस आई रूट थ्री, z2 है मेरे पास -1 प्लस आई टाइम्स रूट थ्री। वापस वही a प्लस आई का रिप्रेजेंटेशन है, सो इसको मैं लिख सकता हूं -1 रूट थ्री। x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ठीक है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालिए, अल्फा इज tan इनवर्स b बाय a, और देखिए b बाय a पर मॉड, अब ये मॉड का जो साइन है वो यहां पर आपको यूज आएगा, क्यों, क्योंकि b जो है वो पॉजिटिव है लेकिन a नेगेटिव है, और अगर मॉड्यूलस का साइन लगेगा तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स b इज रूट थ्री, a इज -1 एंड मॉड, तो वापस वही tan इनवर्स रूट थ्री विच इज इक्वल टू पाई बाय, ठीक है। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ओके, प्रिंसिपल की बात होगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा विच इज पाई माइनस पाई बाय थ्री विच इज 2 पाई बाय थ्री, ठीक है। आप देख लीजिए क्या ये माइनस पाई से पाई के बीच में है, हाँ है, ये पाई से छोटा है लेकिन माइनस पाई से बड़ा है, तो ये आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल सॉरी ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट आया है, ये हमारा जो वैल्यू है ये इस इंटरवल के बीच में है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नोट्स में आपको आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड जो आप बोलना चाहें उसके और क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन्हें सॉल्व करें, ट्राई करें कि वो आपको बन जाए, ठीक है। क्योंकि जो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जितना भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में हम 11th स्टैंडर्ड का भी कर रहे हैं, तो जितना भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पढ़ रहे हैं ये आपको बैचलर डिग्री में काम आता है, और अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बेसिस जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपका बेसिक होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, वो यही चैप्टर है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से आना ही चाहिए कि आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये सब कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया है कि मैं समझा पाऊं। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेंगे, आप उन्हें देखें, समझें, सीखें, ट्राई करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।